एक बार फिर से आप सभी का BHU एग्रीकल्चर लैब एनालिसिस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में सॉइल में फास्फोरस निकालने के लिए, सॉइल में फास्फोरस एस्टिमेट करने के लिए किस प्रकार से किन किन रिएजेंट्स का और किस इंस्ट्रूमेंट पे और कैसे उसको करते हैं, ये हम बताएंगे। और अगर आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आसान भाषा में, मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि इंग्लिश के कारण कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, और हिंदी में एकदम बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप सॉइल में फास्फोरस निकालने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है उसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें जो रिएजेंट की ज़रूरत होती है, वो सबसे पहला हमारा रिएजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमको 0.5 मोल का सोडियम बाइकार्बोनेट हमें चाहिए होता है, जिसका pH हम 8.5 एडजस्ट करते हैं। तो हमारा ये 0.5 मोल का सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? 42 ग्राम डिज़ोल्व इन 1000 ml डिस्टिल वाटर, मतलब 42 ग्राम आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो 0.5 मोल का ये आपका NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का pH हम 8.5 मेंटेन करेंगे बाई 10% NaOH और HCl। मीन्स अगर उसका इंक्रीज़ करना है तो NaOH, और उसका अगर pH को घटाना है तो HCl का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट बन जाएगा। और दूसरा हमारा रिएजेंट होगा डार्को-जी एक्टिवेटेड चारकोल। ये डार्को-जी जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, इस तरीके का मैं दिखाऊं, ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है और इस तरीके का ये ब्लैक पाउडर फॉर्म में आता है। इसको डार्को-जी या फिर एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। ये हमारा दूसरा रिएजेंट ये हो गया एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर जिसको हम डार्को-जी भी बोल सकते हैं। और हमारा एक सोल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए क्या होगा हमारा? अमोनियम मॉलिबडेट सोल्यूशन। अमोनियम मॉलिबडेट सोल्यूशन, ये अमोनियम मॉलिबडेट सोल्यूशन कैसे बनेगा? डिज़ोल्व 12 ग्राम ऑफ AR ग्रेड अमोनियम मॉलिबडेट, डिज़ोल्व 10 ग्राम ऑफ अमोनियम मॉलिबडेट इन, वो देखिए जैसे ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ए जो है ये 2 लीटर वॉल्यूमेट्रिक में हमने बनाया हुआ है। इसको ये 2 लीटर वॉल्यूम में बनाने के लिए क्या क्या करना है इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है। और इसी सोल्यूशन से हमारा जो है ब्लू कलर डेवलप होगा, और उसी ब्लू कलर को फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रन करा करके रीड करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन ए जो है, इसको बनाने के लिए हम 12 ग्राम अमोनियम मॉलिबडेट in 250 ml डिस्टिल वाटर, देन in 100 ml डिस्टिल वाटर हम डिज़ोल्व करेंगे 0.29 ग्राम ऑफ एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट, 0.291 ग्राम एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट डिज़ोल्व इन 100 ml डिस्टिल वाटर। मतलब 250 ml में हमने अमोनियम मॉलिबडेट डिज़ोल्व कर लिया, और दूसरा 100 ml डिस्टिल वाटर में हमने 0.29 ग्राम एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट। अब दोनों को हमको मिक्स कर देना है, मतलब एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट और मॉलिबडेट जो दोनों सोल्यूशन बनाया था हमने, दोनों को मिक्स कर देना है। और दोनों को मिक्स करने के बाद उसको इस तरीके से, ये 2 लीटर का जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक है इसमें डाल देंगे हम। और इसमें डालने के बाद 148 ml हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देंगे। 148 ml हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और इसका वॉल्यूम हम 2 लीटर मेकअप कर देंगे। और हमारा फिर चौथा जो रिजल्ट आता है वो सोल्यूशन बी, एस्कॉर्बिक एसिड सोल्यूशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है फ्रेंड्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब रिक्वायर्ड हो, जब इसकी ज़रूरत हो तभी इसको बनाना होता है। और ये आधे घंटे, मतलब कि जब हमारा फिल्ट्रेशन और बाकी सब सैंपल्स रेडी हो जाएंगे, तब उसके बाद हम एस्कॉर्बिक एसिड सोल्यूशन को बनाएंगे। तो एस्कॉर्बिक एसिड सोल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिज़ोल्व 1.056 ग्राम, ये हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड को एक नाम से और जानते हैं, इसको विटामिन सी भी हम बोल सकते हैं। और ये विटामिन सी के नाम से भी हमारे यहाँ कभी कभी लैब्स में अवेलेबल होती हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो 1.056 ग्राम 1.056 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड
डिज़ोल्व इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन ए। मतलब ये जो सोल्यूशन हमने ए बनाया है इसमें 1.056 ग्राम हम डिज़ोल्व कर देंगे 200 ml में, तो ये हमारा सोल्यूशन बी रेडी हो जाएगा। और फिर हमारा पांचवा जो सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड फास्फेट सोल्यूशन, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जब तक स्टैंडर्ड हमारा सही नहीं बनेगा तब तक हमारी जो रीडिंग्स हैं वो सही नहीं आएंगी, हमारा जो कर्व बनेगा वो सही नहीं बनेगा। इसलिए स्टैंडर्ड्स का जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको प्रिपेयर करने के लिए हमेशा जो है ग्लासवेयर्स को क्रोमिक एसिड से, हालांकि इसमें जितने भी हम ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं सारे ग्लासवेयर्स को हमने क्रोमिक एसिड से वॉश किया हुआ है, और ये क्रोमिक एसिड से वॉश होने चाहिए ग्लासवेयर्स, तभी इसमें जो है सारे कुछ जो है सही आएंगे। कोई भी किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन होगा तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो हमारा जो अगला रिएजेंट है स्टैंडर्ड फास्फेट सोल्यूशन, इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे। स्टैंडर्ड फास्फेट सोल्यूशन देखिए इस तरीके से 1 लीटर वाले वॉल्यूमेट्रिक में हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम 0.439 ग्राम पोटेशियम डाईहाइड्रोजन आर्थोफॉस्फेट KH2PO4, 0.439 ग्राम KH2PO4 डिज़ोल्व इन 1 लीटर बीकर, एंड इसको जो है 1 लीटर वाले बीकर में हमको वे करके ले लेना है 0.439 ग्राम। 0.439 ग्राम इसको हम लेंगे, और इसको बनाने के बाद लेने के बाद इसको हम एक बीकर में लेंगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, ये जो KH2PO4 है हमारा ओवन ड्राइड होना चाहिए। ओवन ड्राइड 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको 1 आवर के लिए ओवन ड्राई करेंगे, और आफ्टर ओवन ड्राई तभी हम इसको यूज़ करेंगे। 1 घंटे के लिए इसको ओवन ड्राई करने के बाद तब इसके बाद 60 डिग्री टेम्परेचर पे तब इसको हम 1 लीटर वाले एक बीकर में लेंगे, और उसमें लगभग 500 ml के आसपास डिस्टिल वाटर डाल के उसको हम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद फिर उसमें हम 25 ml 7 नॉर्मल H2SO4 डालते हैं। 25 ml 7 नॉर्मल H2SO4 डालेंगे, और वो 25 ml 7 नॉर्मल H2SO4 कैसे बनेगा, आपका 4.77 ml इन 25 ml, यानी 4.77 ml अगर हम लेकर उसका वॉल्यूम 25 ml मेकअप करते हैं तो वो हमारा जो है आपका 7 नॉर्मल H2SO4 बन जाएगा। और इसके बाद इसको हम डाल देंगे उसमें, यानी KH2PO4 का जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसमें ये 7 नॉर्मल H2SO4 डाल देंगे, और उसको डालने के बाद इसका वॉल्यूम 1 लीटर मेकअप कर देंगे। तो ये हमारा 100 ppm का जो स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस 100 ppm जो स्टॉक सोल्यूशन है इससे वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है हमें। तो वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 100 ppm का सोल्यूशन है इसमें 2 ppm सबसे पहले 2 ppm का सोल्यूशन बनाएंगे। यानी 2 ppm सोल्यूशन कैसे बनेगा, N1V1 = N2V2 वाला जो फार्मूला है उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन हम ये 50 टाइम डाइल्यूशन करेंगे। 50 टाइम डाइल्यूशन करने के बाद ये हमारा जो इसका रेंज है 0.1 से लेके 1 ppm के बीच में इसका रेंज होना चाहिए जो हमारा स्टैंडर्ड है, और उसी के बीच में फिर हमारे सैंपल्स की रीडिंग्स आएंगी। तो ये हो गया बात हमारे मतलब ये वर्किंग फास्फेट सोल्यूशन कैसे बनना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये 100 ppm का जो स्टॉक सोल्यूशन है उस स्टॉक सोल्यूशन से हम सबसे पहले 2 ppm का प्रिपेयर करेंगे। वो 2 ppm कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो N1V1 = N2V2 वाले फार्मूले से, और ppm सोल्यूशन बाय 50 टाइम डाइल्यूशन। ये 50 टाइम डाइल्यूशन करने के बाद ये 2 ppm का बन जाएगा, और उसके बाद उससे हम जो है अपना स्टैंडर्ड 0.1 से लेके 1 के बीच में बना लेंगे, और उस 0.1 से 1 के बीच में जो हमारा स्टैंडर्ड बनेगा उसी के बीच में हमारे सैंपल्स की रीडिंग आएंगी। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा रिएजेंट की बात। अब रिएजेंट प्रिपरेशन के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने अपने सॉइल को कैसे तैयार करना है और कैसे उसको सैंपल्स को कैसे तैयार करना है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा एक सैंपल है। इसमें हमने 2 ग्राम सॉइल लिया हुआ है, और 2 ग्राम सॉइल लेने के बाद 1 पिंच डार्कोजी, 1 पिंच मतलब एक चिटकी भर भी कह सकते हैं, 1 पिंच डार्कोजी हम इसमें डालते हैं। और उसके बाद 40 ml हमने जो पहला हमारा सोल्यूशन बना था 5 मोल का NaHCO3, उसको हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं वो इसमें 40 ml डाल देंगे। और 40 ml डालने के बाद 40 ml डालेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें एक ब्लैंक भी रन कराना है। जो ब्लैंक क्या होता है, वो विदाउट फाइल, यानी कि इसमें डार्कोजी होगा
और 40 ml आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, लेकिन उसमें सॉइल नहीं होंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट्स के लिए, ये जो हमारा सेकर है यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए इस पर सेक कराएंगे। और सेक कराने के बाद आफ्टर 30 मिनट्स ये फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको फ़िल्टर करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये फ़नल इसमें लगाकर कॉनिकल फ्लास्क में फिर इसको हम फ़िल्टर कर लेंगे। और फ़िल्टर करने के बाद हम आगे इसको फ़िल्टर करने के बाद मैं बताता हूँ फिर आगे क्या करना है। अब ये फ़िल्टर हो गया। अब फ़िल्टर करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये 25 ml वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 25 ml वॉल्यूमेट्रिक। इस 25 ml वॉल्यूमेट्रिक में हम आपका जो है 5 ml एलिकॉट लेंगे। 25 ml में ये जो एलिकॉट हम यहाँ फ़िल्ट्रेट, ये देखिए यहाँ जैसे ये फ़िल्टर करने के बाद ये जो आया है वो वहाँ से देखिए वो उसमें वो 5 ml एलिकॉट सब में ले लेंगे। एलिकॉट मीन्स जो हमारा फ़िल्ट्रेट है। अब उसके बाद ये देखिए हमने एक 0.5 ml इसमें H2SO4 डालना है। ये 0.5 ml देखिए H2SO4 डाल रहे हैं हम इसमें। ये अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जैसे H2SO4 डाल रहे हैं देखिए फ्रेंड्स, ये बबल्स आ रही हैं। ये बबल्स जो होती है हमारी, ये CO2 उसमें जो डिज़ोल्व होती है वो है। और ये H2SO4 डालने के बाद इसको तब तक हम इसको हम ऐसे स्टर करेंगे ताकि इसमें से जो बबल्स है वो निकलना बंद हो जाए, यानी जो हमारी CO2 है वो निकलना बंद हो जाए। तो ये है 5 नॉर्मल H2SO4 कैसे बनेगा, 13.62 ml इन 100 ml डिस्टिल वाटर, 13.62 ml इन 100 ml डिस्टिल वाटर। तो ये हमारा 0.5 इसमें हम 0.5 सारे सैंपल्स और स्टैंडर्ड्स सब में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड्स में भी सेम प्रोसीजर करना है जो हम सैंपल्स में कर रहे हैं। तो 0.55 हमने वो डाल दिया है। अब उसको डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आफ्टर इसको हम एसिडिफाई करना बोलते हैं। ये जो हम इसमें H2SO4 डाल रहे हैं इसको एसिडिफाई करेंगे, यानी एसिड से हम इसको एसिडिफाई कर रहे हैं, यानी जो इसमें CO2 है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये हो जाएगा तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स में भी कर लेना है। स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं वो कैलकुलेट करके 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 का स्टैंडर्ड ले लेंगे। और उस स्टैंडर्ड्स को फिर हम जो है उसमें उसको भी एसिडिफाई करके और आगे की प्रोसीजर करेंगे। आगे की प्रोसीजर के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने ये एसिडिफाई कर दिया और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा यानी 20 ml के अबाउट इसमें हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। ये हमारा जो है वॉल्यूमेट्रिक 25 ml का, इसमें हम 20 ml के आसपास फिर हम डालेंगे ये डिस्टिल वाटर। और इस डिस्टिल वाटर को डालने के बाद फिर हम इसमें 4 ml सोल्यूशन बी, हमने बताया था ये जो सोल्यूशन बी है हमारा, ये हमारा सोल्यूशन ए से सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये 4 ml, ये देखिए ये हमने ये बना के रखा हुआ है यहाँ पे। इससे ये देखिए इसका कलर आपको येलो दिख रहा है। अगर थोड़ा भी कंटामिनेशन होगा तो ये तुरंत ही ब्लू कलर हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर है। लेकिन ये बहुत ही सावधानी से बनाया गया है, इसलिए आप ये देखिए पूरा येलोइस है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और आप जैसे ही देखेंगे अभी हम जैसे इसमें 4 ml ये स्कॉर्बिक एसिड डालेंगे, आपका ये जो सैंपल्स का कलर है वो ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर ही आना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्लू कलर नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है और ये एरर आ रहा है। इसमें आप 4 ml स्कॉर्बिक एसिड इसमें डालेंगे हम। अब थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालिए, ये देखिए ऐसे डालो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये 4 ml स्कॉर्बिक एसिड डालने के बाद जब हम इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। और ब्लू होने के बाद फिर हम इसको जो है आफ्टर 10 मिनट्स जो है इसको हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उस पर हम रीड करा लेंगे, और जो रीडिंग आएगी फिर उसको नोट करेंगे। फिर आगे का प्रोसीजर मैं अभी जो इंस्ट्रूमेंट चलाने का प्रोसीजर है वो भी मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। ये देखिए अभी एक में एसिड डाली, स्कॉर्बिक एसिड एक में डाली ताकि कलर आए। 4 ml डाली। ये हमारा माइक्रोपिपेट है, इस माइक्रोपिपेट से इसको हम सेट कर लेंगे 4 ml। ये
तो अब आप देखिए कि ये जैसे ही हमने इसमें स्कॉर्बिक एसिड डाला है और ये इसका कलर देखिए अब ब्लू आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। ये हमारे सैंपल्स के कलर जिसमें भी स्पार्गिक एसिड पड़ चुके हैं और ये ब्लू कलर आ रहा है। और थोड़ी देर में फिर ये जो है इसका हम वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर बताते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कैसे इसको रीडिंग लेना है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग ये देखिए कि ये हमारा जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड में जब हमने हमारा जो स्टैंडर्ड था वो कैलकुलेट करने के बाद उसमें 0.5 ml स्कॉर्बिक 0.5 ml एसिड से उसको एसिडिफाई करने के बाद 4 ml स्कॉर्बिक एसिड डाला और उसका वॉल्यूम मेकअप किया है। तो उसके बाद इस तरीके से आप देखिए कि हमारा जो सबसे कम कंसंट्रेशन का है 0.1 नॉर्मल का, उसका जो कलर है, आपका कलर डेंसिटी देखेंगे थोड़ा कम है। और जिसका सबसे ज़्यादा है 1 ppm का, ये 1 ppm वाले स्टैंडर्ड का कलर सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारा 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 ppm का ये हमारा स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है। अब उसके बाद हम इसको इंस्ट्रूमेंट में कैसे करना है ये हम आगे बताते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, डबल बिम पीसी बेस्ड डबल बिम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसके बाद हम इस जो हमारे स्टैंडर्ड्स और सैंपल्स हैं उसको हम कैसे इस पर रीड कराना है ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये यहाँ पे हमारा इसका सॉफ्टवेयर, ये जो सेस्ट्रॉनिक्स का ये सॉफ्टवेयर है, इससे हम जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन दिखाई देगी। और ये देखिए उसके बाद ये हमारे लाइट्स हैं, विजुअल लैम्प और अल्ट्रा वायलेट लैम्प, दोनों लैम्प्स को हम ऑन करेंगे। और जब दोनों लैम्प्स हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये जो साइड में देख रहे हैं ये विजिबल और यूवी, ये दोनों लिख कर आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम आएंगे ये सिंगल वेवलेंथ पे हम इसको रीडिंग लेना है। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ से हम यहाँ सेलेक्ट किया और सिंगल वेवलेंथ, और हमें अपना यहाँ से कंसंट्रेशन लेना है। तो ये कंसंट्रेशन पे हमने क्लिक किया है और हमारा जो वेवलेंथ है अब इसको हम सेट करेंगे। तो ये हमारी जो वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर इस वेवलेंथ को हमने सेट कर लिया है बाय स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अभी हमने बनाया है, ये प्रिपेयर किया है, उससे हम करेंगे और उसके बाद ये फिर ओके। अब ये देखिए ये 5 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लेगा। तो सबसे पहले ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 और 1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 और 1। नंबर्स बीयर्स लॉ पे इसे क्लिक करेंगे और ये ओके। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है सेट हो रहा है और सेट करने के बाद ये पूछ रहा है सेल मैच करने के लिए। तो हम करेंगे डू यू वांट टू सेल मैच, तो हम एस करेंगे, यस करिए, फिर ओके। ठीक, अब पुट द स्टैंडर्ड नंबर 1, पुट द स्टैंडर्ड नंबर 1। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ये रेफरेंस के लिए जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर यहाँ पे हम यहाँ फीड कराएंगे इसको इस तरीके से रेफरेंस वाले कॉलम में ये। अब उसके बाद हम यहाँ से हमारा जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है 0.1 का, इसको लेंगे क्यूबेट में। ये क्वार्ट्ज की बनी होती क्यूबेट होती है। इसमें जो है वन साइड रफ़ होती है और वन साइड एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। तो हम जब भी इसको क्यूबेट को इसमें लगाते हैं तो इस साइड से ये जो लाइट पास होती है उस साइड हमारा ट्रांसपेरेंट साइड और इस साइड बाहर की साइड हमारा रफ़ साइड होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर यहाँ इस तरीके से फीड कराएंगे।
और ये फिर यहाँ पे ओके, और ये पहला स्टैंडर्ड हमारा रीड कर लेगा। डू यू वांट टू सेल मैच? नो। देन अदर स्टैंडर्ड, इसी तरीके से हम पांचों स्टैंडर्ड को रन करा लेंगे। सो दोस्तों देखिए, जब हमने पांचों स्टैंडर्ड इसमें पांचों स्टैंडर्ड जब हमने फीड करा दिया, तो ये पांचों स्टैंडर्ड्स का ये जो सीधी एकदम स्ट्रेट कर्व देखिए आपको दिख रहा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जो है हमारा, ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 और 1 ppm के जो हमारे स्टैंडर्ड थे, उसका ये हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन बन के आ गया है। अब उसके बाद हम अपना सैंपल रीड कराएंगे। सैंपल रीड कराने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक क्यूबेट का ऑप्शन है, ये क्यूबेट पे ऐसे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये ऐसे ओके ओके। देखिए हमने जो पहला सैंपल इसमें डाला था, पहला सैंपल जो यहाँ पे हमने रखा था, उसका 0.99 आ रहा है कंसंट्रेशन, यानी हमारा जो है 760 नैनोमीटर पे इसका जो एब्जॉर्बेंस है इतना है और इसका कंसंट्रेशन इतना है। अब इस कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम ये पता कर लेंगे कि हमारे जो हमारा सॉइल है उसमें फास्फोरस की क्या स्टेटस है। थैंक यू वेरी मच।